डॉक्टर विष्णु सक्सेना के गीत बोल अलग हैं और पूरा डॉक्टर विष्णु सक्सेना अपने आप में एक अलग गीत है, इसलिए मंच पे लोग खोए रहते हैं बैठे हुए। सीधे रास्ते का सीधा मुसाफिर हूं मैं। प्रेम गीत क्या होता है? दिल की कोरी किताब लाया हूँ, उन खतों के जवाब लाया हूँ। और मैं ये मुक्तक पढ़ता हूँ तो मेरे इस मुक्तक पे झूमते हैं। पहली कविता सर जीवन की। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। क्या मंचों पे राजनीति होती है? कवि तो समाज का दर्पण होता है। समाज में क्या कुरीतियां फैल रही हैं, क्या कमियां हैं, उसको अपने लेखन से उजागर करना, ना कि हम किसी पार्टी के भोंपू बन के कविताएं लिखें। नीरज जी कहा करते थे, जो आपका लेखन है वो आपको जिंदा रखेगा। कागज की उम्र आदमी की उम्र से ज्यादा होती है। और मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जादू है। तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट। आपकी बात मेरी मुंह जुबानी, आपकी कहानी आप तक पहुंचेगी। इस बार ना कोई आईपीएस ऑफिसर है, ना आईएएस है, ना नेता मंत्री है। इस बार है एक गीतकार, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। वो विष्णु सक्सेना जिसको आप सुनते हैं कैमरे पे तो लगता है कि आपकी आंखें रोने लगेंगी। डॉक्टर विष्णु सक्सेना भीड़ में शामिल नहीं है। जब खड़े होते हैं तो अकेले खड़े होते हैं और भीड़ उनको सुनती है, और उन सुनने वालों में मैं भी हूं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना को अब से करीब 40-45 साल पहले, जब मैं 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ता था, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में रात को कवि सम्मेलन में सुना था। और उसके बाद अब 42-45 साल बाद डॉक्टर विष्णु सक्सेना फिर कैमरे पे हैं। सर, आप कभी थे, हैं और रहेंगे। मुझे पता ही नहीं था 45 साल पहले, जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था, कि मैं पत्रकार बन के परमात्मा ऐसा मौका देगा और आप मुझे कुछ सुनाएंगे। संजीव जी, जो ऊपर वाला है ना, उसके यहाँ एक बहुत हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके यहाँ, और कंप्यूटर में सब चीज़ फीड है उसके यहाँ। फीड है हर चीज़, कौन से व्यक्ति को किस वक्त कितने वक्त के लिए मिलना है। आज आपसे मेरी मुलाकात तय थी, ऊपर वाले ने तय कर रखी थी। ना मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानते। आप मुझे जानते होंगे लेकिन मैं आपको नहीं जानता था। लेकिन ऊपर वाले ने सब कुछ फिट कर रखा था कि आज के दिन हम और आप बैठेंगे और इतनी देर बात करेंगे। तो हमको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम आज आपके कैमरे के सामने बैठे करेंगे। प्रेम, बिछो, पिता पुत्री के रिश्ते, पति पत्नी, प्रेमिका, इन सब पे आप सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो क्यों इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत है? एक विष्णु सक्सेना को ही ढूंढ लीजिएगा, बहुत दूर नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश का शहादतपुर गांव है, तहसील सिकंदराबाद। हाथरस मशहूर है हींग के लिए, लेकिन हाथरस ही मशहूर है, सिकंदराबाद मशहूर है डॉक्टर विष्णु सक्सेना के लिए। वही डॉक्टर विष्णु सक्सेना जिनसे मशहूर हुआ देश का जाना माना टीवी प्रोग्राम वाह वाह क्या बात है। ऐसे चले जाते हैं जैसे मॉर्निंग वॉक पे। कितने एपिसोड हो गए होंगे, एक एपिसोड में जाने के लिए लोग तरसते हैं वाह वाह में। और विष्णु सक्सेना मॉर्निंग वॉक पे जैसे जाते हैं, निकल जाते हैं इवनिंग वॉक पे कि चलो वाह वाह। सर, बहुत सम्मान है हमारा कि आप आए स्टेट मिरर पे। श्रृंगार रस, अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड वगैरह में तो वहाँ तो एक अंग्रेजियत है सब। और डॉक्टर विष्णु सक्सेना का बिछो, श्रृंगार, प्रेम, विरह, ये सब सर दुनिया भर में छाया हुआ है। क्या संजीवनी बूटी आपने मतलब कोई तंत्र मंत्र क्रिया जादू टोना टोटका किसी से कराया है, औघड़ से अघोरी से, कि सिकंदराबाद हाथरस के विष्णु सक्सेना सात समंदर पार भी सुने, पढ़े, जाने और पहचाने जाते हैं? मुझे कोई गलत फहमी नहीं है संजीव जी अपने बारे में।
मैं बस इतना जानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है और ईश्वर ने सब लिख के भेजा है कि तुम्हारी किस्मत में क्या-क्या होना है। वो मुझसे कराता है, मैं करता चला जाता हूँ। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ। पहला खत जुल्फ खोल कर पढ़ना, दूसरा दिल टटोल कर पढ़ना, तीसरे खत में टूटे सपने हैं, अपने आंसू में घोल कर पढ़ना। बाद पढ़ने के मुझको खत लिखना, उसमें पहले तो खैरियत लिखना। एक ताजा गुलाब रख देना, एक ताजा गुलाब रख देना, फिर जो चाहो तो कुछ भी मत लिखना, फिर जो चाहो तो कुछ भी मत लिखना। तो संजीव जी, मेरी जो लेखनी से निकलता है वो ऐसा लगता है सामने वाले को कि ये हमारी बातचीत हो रही है। ये बात तो हमको कहनी चाहिए थी, इसलिए वो जल्दी स्प्रेड हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने प्यार पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया है। आपको सुन के लगता है बिछो, श्रृंगार, प्रेम, तड़फ, बेवफाई, संबंधों में विश्वास, प्रगाढ़ता, पवित्रता, गंगा जल सी बहुत चीजें होती हैं आपकी एक एक लाइन में। आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, मरीज देखते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर का दिल के मरीज से क्या लेना? आपने तो दिल और दिमाग घुमाते हैं। हम घूमे बैठे हैं आपके सामने। जब हम 14-15 साल के थे तब, आज हम 55 साल के आपके पास बैठे हैं, वो दिमाग के घूमे हुए बैठे। एक बच्चा, बालमन, 6ठी-7वीं का स्टूडेंट क्या समझे प्रेम गीत क्या होता है? अगर आप 15 साल के बच्चे का मन डुला सकते हैं, आपकी लेखनी, आपका गीत, आपकी मीठी जुबान, तो विष्णु जी कुछ भी हो सकता है। एक आयुर्वेद डॉक्टर, हाथरस सिकंदर राव, जहां लोग कहते हैं अरे छोटी सी हींग के लिए हाथरस, अरे विष्णु सक्सेना के लिए भी तो हाथरस जाना जाए, सिकंदर राव जाना जाए, उस गांव शहादतपुर को लोग जाने। सर सच बताना, पॉडकास्ट है, मसाला नहीं चाहिए। मैं 10 साल के विष्णु सक्सेना को, 15 साल के विष्णु सक्सेना को बताना चाहता हूं। बड़े बड़े मंचों पे रहे हैं, कवि सम्मेलनों में, लेकिन ये पॉडकास्ट है। इसमें विष्णु सक्सेना को वो जानना चाहते हैं लोग कि आखिर विष्णु कैसे बने, जिसका छात्र भी मुरीद है, छात्रा भी मुरीद है, माँ भी मुरीद है, पिता भी मुरीद है, बहन भी मुरीद है, प्रेमिका भी मुरीद है, प्रेमी भी मुरीद है। एक विष्णु सक्सेना है या फिर ब्रह्मोस हो गई? आपने कहा मसाला नहीं चाहिए। जब मेरे यहाँ की हींग प्रसिद्ध है तो मसाला तो चलेगा थोड़ा बहुत। चलो। और बात आपने कहा कि सब मुरीद हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, हर वर्ग पिता हो, पुत्र हो, हर वर्ग मुरीद है। तो मैंने आपसे अभी एक मिनट पहले कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ या बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो ऐसा लगता है मेरे सुनने वालों को कि ये तो मेरी बात है, ये तो मुझे कहनी चाहिए थी। जब आप किसी के दिल की बात अपनी जुबान से कह देंगे ना, तो आप उसकी हो जाएंगे। और यही कारण रहा जब मैं मंचों पर आया। नौजवान तबका तो मेरा हुआ ही हुआ, जो वरिष्ठ पीढ़ी थी
वो लोग भी मेरे हो गए, उनको लगा कि अरे हम तो अतीत में चले गए, ये तो हमारा फ्लैशबैक है जो विष्णु सक्सेना बोल रहे हैं। लोग ताली बजाना भूल लोग जाते ताली हैं, आपको बजाना, सुनते हाँ। फिर रोने लगते हैं। आपके वीडियो मौजूद हैं, सैकड़ों वीडियो मौजूद हाँ। हैं, लोग रो रहे हैं, ताली बजाना भूल गए, ऐसे बैठे रह गए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ। मैं इस वक्त भी अगर इस वक्त को पढ़ता हूँ ना, तो जो नौजवान पीढ़ी जो इस समय इंटरनेट से खेल रही है, मोबाइल से खेल रही है, अब खतों का ज़माना चला गया है, कोई लेना देना नहीं। ये नए बच्चे लेटर जानते भी नहीं है, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र। और मैं ये मुक्तक पढ़ता हूँ तो मेरे इस मुक्तक पे झूमते हैं, क्योंकि आप परिवेश बदल सकते हैं, प्रतीक बदल सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं नहीं बदल सकते। फीलिंग्स वही रहेंगी, गुलाब का फूल तो वही रहेगा, खुशबू भी वही रहेगी, संवेदनाएं भी वही रहेंगी। पहली कविता सर जीवन की, पहली, जहां से विष्णु सक्सेना को खुद नहीं पता था कि अब विष्णु सक्सेना बहुत बड़ा गीतकार। पहला मुक्तक पहला एक शेर बताता हूँ जिससे मैं शुरुआत करता था कभी। आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, नई नई खिड़की है, कांच टूट जाएंगे। बहुत खूब। उसके बाद फिर मैंने जो गीत, जो सबसे पहला गीत जो मंचों पे आया था, कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, और ये बात है 81 क्या 82 की। 82 में तो मंचों पे आ गया था। ये 81 की कविता है। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ की है। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। ये नेट पे नहीं मिलेगी आपको कविता, इसीलिए मैंने सुनी। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां सुनते कहते ही हम सो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। नील नभ को सजाया तुम्हारे लिए, इंद्रधनु मांग लाया तुम्हारे लिए, भूल जाओ तिमिर में न तुम राह को, नेह दीपक जलाया तुम्हारे लिए। रोशनी में मगर तुम तो गुम हो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। इसमें एक बंद बड़ा प्यारा है, गीत तो बहुत लंबा है। हमने देखे हैं पत्थर पिघलते हुए, शीत जल में से शोले निकलते हुए, तुम न बदलोगी ये कैसे विश्वास हो, हमने देखे हैं मौसम बदलते हुए, फूल की चाह थी शूल क्यों बो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए, कभी हम खो गए। ये उस वक्त की पहली कविता थी जो मैं मंचों पे लेके आया। विष्णु जी, उम्र बहुत कम थी, परिपक्वता उतनी नहीं थी। हाँ, मैच्योरिटी नहीं थी, जानते ही नहीं थे। इस गीत के पीछे इसमें विश्वास, अविश्वास, तड़फ, विछोह, प्रेम, श्रृंगार, ये सर चीजें उस वक्त क्या, इसके पीछे, इस गीत के पीछे क्या, इन मुक्तक की लाइनों के पीछे क्या चीजें थी जो आपने लिखा, क्या मन में आया था, उठा कैसे विचारिए? मैं पढ़ता बहुत था, गीतकारों को मैंने पढ़ा बहुत, चाहे वो नीरज जी रहे हों या बच्चन जी हों या कुंवर विजयन जी हों। तो आप जब पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को, तो फीलिंग्स आती हैं कि इन लोगों ने कैसे जिया होगा। क्यों पढ़ना शुरू किया इन्हीं को? मुझे कविता में रुचि थी, इसलिए क्योंकि मेरे फोर फादर जो थे, मेरे दादाजी जो थे, बहुत अच्छे कवि थे, और उनका अंश मेरे अंदर आया है। क्या शुभ नाम? श्री चंद्र प्रकाश चंद्रभान शशि रवि के नाम से लिखते थे वो। तो उनका जो गुण है वो मेरे अंदर आया है। और ये होता है होता है कि दादा का पुण्य और पाप सब
पोते पे, वो पोते पे उस जनरेशन पे जाता है डालता है। और आप विष्णु सक्सेना बन के हाँ, सामने आए। और बड़ा रोल रहा उनका मेरे को कवि बनाने में। हम छोटा सा था, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था। उस वक्त मैं उनके बहुत पास बैठता था, गीता पढ़ते रहते, संत थे वो बिल्कुल एक तरह से। पटवारी थे, लेखपाल। कानूगो ने एक बार रिश्वत मांग ली, नौकरी छोड़ दी अगले दिन। फिर जिंदगी भर गांव की चौपाल पे बैठ के गांव के बच्चों को पढ़ाया और गीता पढ़ते रहे। पूरी जिंदगी ये किया उन्होंने। ये वही वाह वाह वाले डॉक्टर विष्णु सक्सेना हैं जो दुनिया भर में चर्चित हैं अपने गीतों के लिए, प्रेम गीतों के लिए, जिनके दादा ने करप्शन से बचने के लिए, करप्शन ना करने के लिए सरकारी नौकरी को, लेखपाल की नौकरी को लात मार दी थी कि नहीं। और उनके पोते डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सर हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको रिश्वत देने के लिए गलत काम करूं और फिर उस गलत काम का परिणाम मेरे बच्चों पे पड़े। ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चों की किस्मत में जो होगा वो अपने खाएंगे कमाएंगे। विष्णु सक्सेना सर, 20-22 साल का विष्णु सक्सेना सर कैसे बदलता चला गया सर। मैं तो मतलब व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से, पत्रकार की हैसियत से, कोई भी आपका कोई भी वीडियो एक बार एक चला ले, वो किस उम्र का है मैं ये नहीं कह रहा, 15 साल का चलाएगा तो, 22 का चलाएगा तो, और 60 का चलाएगा तो, वो वीडियो सुनता ही रहता है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना की उम्र बढ़ रही है लेकिन गीत जो हैं वीडियो जवान होते जा रहे हैं उम्र के साथ। देखिए, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता है, संवेदनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। काका जी एक बार कहा करते थे, काका जी का एक बड़ा अच्छा सा दोहा है, मैंने काका हाथरसी जी कि अपनी काकी के लिए लिखा उन्होंने कि बुझ चुका है तुम्हारे प्रेम का हुक्का काकी, बुझ चुका है हमारे प्रेम का हुक्का काकी, एक हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। तो जो पत्नी आपको जवानी में सुंदर लगी वो बुढ़ापे में भी सुंदर लगेगी। तो प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, आपकी संवेदनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। तो इस अगर मैं ये कहूँ कि हम जो उस वक्त जीते थे जिन संवेदनाओं को, जिन क्षणों को, अगर आज एकांत में बैठ जाएं तो वही फीलिंग्स फिर आ जाती हैं और फिर एक नया गीत आ जाता है। ये बात आप घर में भाभी जी के लिए भी? हाँ, ऐसा भाभी जी और कोई प्रेमिका अलग अलग नहीं होती। आप जिसको मान लें वही प्रेमिका है। नहीं, प्रेमिका जब आती है तो आदमी की आंखें रंगीन हो जाती हैं, बीवी जब आती है तो थोड़ी सी दबी दबी झुकी झुकी होती हैं। ये तो मजाक की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मैं उनके सामने भी अपनी गुलाबी आंखें करके बातें करता हूँ। बड़े भाग्यशाली हैं, वरना 6-6 महीने में तलाकें हो रही हैं और भगोने फूट रहे हैं, कुकर फूट रहे हैं। आप जमाना देख रहे हैं, बदल गया है। हर तरह का हम 1980 के दशक के विष्णु सक्सेना से आज 2026 में अप्रैल में, मई में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे? ये आप ही की लाइन है? जी हाँ, 2 लाइनें। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख न दिन, न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख न दिन, न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। विष्णु जी, ये वाह वाह वाले और शैलेश अरोड़ा साहब से आपकी क्या सेटिंग है? आप घर से निकलते हो सिकंदरा राव से और वाह वाह में दिखाई देते हो तुरंत जाके। सेटिंग नहीं जितना है, आप गए हैं वाह वाह में, हाँ, उतना मैंने किसी को नहीं सुना। मेरे 12-14 एपिसोड हुए थे। दरअसल शैलेश लोढ़ा जितने हास्य के व्यक्ति हैं, लेकिन वो संवेदनशील बहुत हैं। उनको गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिनके गीत को जीते हो। गीतकारों में सबसे पसंदीदा गीतकार मैं हूँ उनका, और मुझसे बहुत प्रेम भी करते हैं। मतलब मैंने आपके इतने एपिसोड देखे और आपने बड़े गजब के गीत सुनाए हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने स्पेशली, मैं देखता हूं कि आप थोड़े से पार्शियल हो जाते हैं इस मामले में कि आप जब हवा में जाते हैं तो लोगों को हंसाते नहीं है, लोगों को शांत कर देते हैं। हाँ, और ये आपके बहावा में आपने बहुत छटे हुए, माने हुए, मशहूर, दिल को, दिमाग को झकझोर देने वाले, शांत कर देने वाले, बर्फ में लगा देने वाले गीत वहीं गाते हैं। आश्चर्य करेंगे संजीव जी, वाह वाह का जो प्लेटफॉर्म है वो हास्य का है।
वहाँ गीतकारों को नहीं सुना जाता। लेकिन शैलेश लोढ़ा ने मेरे कारण कई बार उस एपिसोड का फॉर्मेट बदला है, जिससे मैं उस एपिसोड में आऊँ। एक गीत था, जो गीत वो मैं उसको एक बार कह चुका था, भाई ये गीत मेरा सुनवा दे साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने 1-2 बार तो टाला मुझे, बोले यार देख हास्य का है, मुझे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इसके, उनको समझाने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कभी न कभी। तो फिर एक एपिसोड ऐसा आया तो उसने कहा बोले चलिए सुना दे, और वो गीत साहब उसने फॉर्मेट चेंज किया पूरा गीत का। शैलेश लोढ़ा ने हाँ। वाह वाह का फॉर्मेट चेंज कर दिया चेंज किया उस गीत डॉक्टर के विष्णु लिए। सक्सेना के हाँ, लिए। मेरे लिए। कौन सा फिर गीत था वो सर, गीत यहाँ था। भी हो जाए स्टेट मिरर पे भी, अगर इतनी अहमियत वाला गीत है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। अब क्योंकि मैं गंगा के किनारे रहता हूँ, कासगंज और सोरों पास में, कशला के पास गंगा जी बहती हैं, तो वहां से प्रतीक उठाए मैंने। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। मैंने अपने हर गीत में वो सिंबल लिए हैं जो आमतौर पे हर व्यक्ति उनको भोगता है। जैसे हम लोग गंगा के किनारे चले जाएं, बालू है, वहां पे पैर का एक टेका लिया, उस पर बालू चढ़ा देते हैं, ये मेरा घर बन गया। ऐसे हम बचपन में खूब करते हैं। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी। सुनिए संजीव जी। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में, उस भटकन का एक बंद पड़ता हूँ। स्वागत है, सुनना है। उपवन उपवन घूमा फिर भी, मन की कली नहीं खिल पाई। इस तकलीफ में, इस पीड़ा में हर व्यक्ति पूरी जिंदगी गुजार देता है और मर जाता है। सही कह रहे हैं। हम चाहते कुछ होते हैं और होता कुछ और है, जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। उपवन उपवन घूमा फिर भी, मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी ये मन भटक रहा है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। डॉक्टर साहब जान ले लेते हो। बस यही है मेरी पॉपुलैरिटी का कारण। मैंने कहा ना, जिंदगी हर लेते हो, मन हर लेते हो। मेरी पॉपुलैरिटी का कारण यही है। हरा होगा कि सीता का मन हिरण्य, लेकिन कलयुग में मृत्युलोक में यहाँ धरती पे तो आप ज्यादा पजेसिव हो रहे हैं मेरे मैं प्रति। पजेसिव नहीं हो रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो आपको लोग महसूस करते हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, ये पजेसिवनेस नहीं है साहब, ये चाहत है जो आप जगाते हैं। सोए हुए को उखाड़ देते जगो।
आपके बोल। अगर किसी को किसी कवि सम्मेलन में साहब नींद आ गई रात के 2 बजे और डॉक्टर विष्णु सक्सेना की जब आवाज लगती है, आप तब भी सोता रहता है वो श्रोता, लेकिन जब कान में बोल आते हैं, अरे डॉक्टर विष्णु सक्सेना गा रहे हैं। अब वो संजीव जी हालत ये हो गई है कि अब मुझे सुनने आते हैं लोग, तो अब अंत में सीनियर होने के नाते बहुत देर बाद नंबर आता है, लेकिन मेरे श्रोता बैठे रहते हैं, जाते मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। जाते आपने कहा पजेसिव, मैं पजेसिव नहीं हो रहा साहब, आप मेरे रोंगटे खड़े कर रहे हैं। आपके साथ कोई भी बैठेगा, कितना भी निष्ठुर होगा, लेकिन आपको सुनने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है। मैं एक साहब पत्रकार भी हूं, वो महसूस करने लगता है विष्णु खुद जी, को। यही तो चीज है। गीतकार और हैं, बहुत हैं, बस मेरे लिए सब अपनी अपनी जगह सम्मानित हैं। बस मेरे लिए यही ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर हैं। कि श्रोताओं की बहुत बहुत तो प्यार मिलता डॉक्टर है। साहब भीड़ है, मारा मारी, गुत्थम गुत्था मची हुई है। हाँ, मची तो हुई है। कवियों को मंच नहीं मिल रहे हैं, गैंग बन गए कवियों गैंग के, बन गए। गैंग बन गए शायरों के। जी, जी। मैं तुझे बुलाऊंगा, तू मुझे बुला। मुझे बुला। बिल्कुल सही मैंने है। तुझे 5,000 का लिफाफा दिलवाया, दूसरा कहता चल मैं तेरे को 6 करवा दूंगा, 10 करा दूंगा, चल। आपस में ये चल रहा है, और उसमें विष्णु सक्सेना साहब साफ बचे हुए पाक दामन। हाँ, ये तो है। चाहत है, जी। चाहने वाले हैं, आज भी प्रेम को, बिछोह को, श्रृंगार को सुनने वाले हैं। जब इलू इलू का जमाना है, उसमें डॉक्टर विष्णु सक्सेना बचे हुए हैं, उनके श्रोता बचे हुए। साहब क्या मांगते हैं डॉक्टर साहब? और मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस वक्त मंचों पे आया जब गीत बिल्कुल किनारे बैठा हुआ था। हमारे वरिष्ठ गीतकार जितने भी थे, सब अपनी अपनी पारी खेल चुके थे, उनको गीत के संवर्धन से कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त आया जब राम मंदिर का दौर चल रहा था, आंदोलन का, वीर रस चरम पे था, वीर रस के कवि चरम पे थे। हास्य रस इसलिए प्रसिद्ध पॉपुलर हो रहा था कि लोग तनाव में थे, सिर्फ हास्य रस और वीर रस ही सुना जाता था मंचों पर। गीतकार को चटनी की तरह इस्तेमाल करके एक गीतकार को बुला के और कोरम पूरा कर दिया जाता था। और उस 1980 के दशक में डॉक्टर विष्णु सक्सेना जैसा युवा खड़ा हुआ मंच पे, गीत लेके। हाँ, गीत लेके, और वो भी प्रेम के गीत लेके, सॉफ्ट के गीत लेके। लेकिन ये था कि हाँ, मेरा फ्लेवर अलग था, मेरा गायन शैली अलग थी, मेरा प्रेजेंटेशन अलग था। इस वजह से मैं धीमे धीमे करके लोगों की आंख का तारा बन गया। डॉक्टर साहब, आप जब गाते हैं तो आपकी भाव भंगिमा मंच पे, शरीर, आंख, सब कुछ गीत होता है। हाँ, आपका हाथ चल रहा है तो गीत होता है, ये शैलेश, आपकी आंख चल रही है तो गीत होता है। ये मैं पूरा अनुभव बता रहा आप हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सेंटेंस शैलेश अरोड़ा कहते हैं कि जब विष्णु सक्सेना गीत नहीं पढ़ता है, उसका पूरा शरीर गीत पढ़ता है। हाँ, तो मैंने ये शब्द उनके नहीं सुने, लेकिन मैंने अपने एहसासात आपको बयान किए हैं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना के गीत बोल अलग हैं और पूरा डॉक्टर विष्णु सक्सेना अपने आप में एक अलग गीत है। इसलिए मंच पे लोग खोए रहते हैं बैठे हुए। इसका संजीव जी कारण ये रहा कि मेरे जो वरिष्ठ कवि हैं, श्री अशोक चक्रधर जी, नाम सुना होगा उन्होंने, आप मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात, मैं उनके साथ काफी रहा, तो उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, उनसे मैं प्रेजेंटेशन सीखा। वो कहते हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं मुंह से, वैसा ही आपकी व्यवहार हो। आप बिल्कुल ऐसा शो कर दें, मतलब कुल मिला के आप चीज जो आपने खाना बनाया है उसको अच्छी तरह परोस दीजिए, तो अगर उसमें थोड़ी सी नमक की कमी भी रह जाएगी तो आदमी खा लेगा। आपके परोसे जाने के स्टाइल से ही खाने वाले का मन भरना चाहिए, स्वाद तो बाद में जीत लेगी। तो मैंने प्रेजेंटेशन उनसे सीखा है, गजब का साहब सीखा है। और सरलता जो है वो नीरज जी से सीखी, गोपाल दास नीरज जी। जो गीतों में सरलता थी, सॉफ्टनेस थी। वो कहते थे कि मुश्किल लिखना बड़ा आसान है, आसान लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल सी बात आप आसान से लफ्जों में कह देंगे ना तो बहुत बड़ी बात है, और लोगों के सीधे दिलों पे जाके लगेगी वो, और समझ जाएंगे। रिक्शे वाला तक आप उस ऑडियंस में हैं, आपकी बात रिक्शे वाले तक भी पहुंचनी चाहिए। स्टेट में हिंदी के जो भी श्रोता अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, मैं बताना चाहूंगा, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। हमारे साथ आज के खास मेहमान है पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा के डॉक्टर विष्णु सक्सेना, वाह वाह फेम डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जो कभी भी टहलते वहलते अपना कराते हैं वाह वाह में जाके, लेकिन वहां गीतों को लेके लोग कोई हंसता नहीं है, सब रोते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर विष्णु सक्सेना को लेके रो रहे हैं, या उनके गीतों में कुछ ऐसा है उल्टा पुल्टा जिसको लेके रो रहे हैं, कहां फंस गए। वो रोते इसलिए हैं कि जितने श्रोता बैठे हैं मंच के सामने,
उन सबके लिए एक विष्णु सक्सेना के एक गीत में सब कुछ समाया होता है, अगर मैं सब गलत नहीं हूं तो। सही कह रहे हैं। अपने थोड़ा सा विष्णु सक्सेना के लिए बहू लड़की मिलना बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल भाभी तो गीतकार है नहीं, और ना भागम भाग वाली शादी वाली है मेरे ख्याल से, कोर्ट कचहरी वाली भी शादी नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में शादी का किस्सा और अब तक बने कैसे हो आप उनके साथ, क्योंकि अगर किसी और की होती तो आप जैसे गीतकार की कई बीवियां बदल चुकी होती, आप तो शक के दायरे में आ जाते। मोहब्बत, बिछो, तड़फन, विश्वास, महबूबा, यही गा रहे हो। कैसे बचाए हुए हो धर्म पत्नी को? आपका जो जो टेम्परामेंट है ना, आपका टेम्परामेंट है क्राइम का। तो और अंदर तक पहुंचने की कोशिश करते हो आप, और वही आप मेरे साथ सलूक कर रहे हो। हालांकि मुझे डर था आपके स्टूडियो में घुसने से पहले कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कैसे हुआ। मैं आपको सच बता दूं, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उखाड़ पछाड़ नहीं है, बहुत उलझनें नहीं पालता मैं, और सीधे रास्ते का सीधा मुसाफिर हूँ मैं। मैंने जीवन में 2 लड़कियां देखी थी शादी के लिए। मेरी सिस्टर ने बुलाया मुझे उदयपुर से कि लड़की देख लो, तो उसी दिन देखी एक ही लड़की, एक ही दिन 10 बजे देखी, दूसरी 11 बजे देखी। जीवन में 2 लड़की देखी, और जो 10 बजे देखी थी उसी को फाइनल कर दिया था। ये नहीं कि ये पसंद नहीं है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी भौहें टेढ़ी है, इसकी कद ऐसा है, ठीक है। और वो इसलिए कि ईश्वर ने अगर आपके जीवन में सुख लिख रखा है तो यही दे देगी, और नहीं लिख रखा तो 15 देख लीजिए, और बहुत हीरोइन लेके आई, वो भी आपका जीवन नर्क कर देगी। तो ये मान के ईश्वर के हाथ में सब छोड़ दीजिए। तो मैंने जो पहली लड़की देखी उसी से फाइनल की शादी। क्या शुभ नाम है, क्या देखा था? उसके बाद शादी हो गई और आज तक साथ हैं। मेरी श्रीमती जी का नाम वंदना सक्सेना है, और वो इसलिए मुझे पसंद आई कि उनकी जो सादगी थी वो गजब की थी। कॉलेज में देखा था मैंने, उनको पढ़ा रही थी, वो अपनी मम्मी की जगह पे लगी थी। उनकी मम्मी उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थी किसी ज़माने में, और उनकी डेथ हुई इंदिरा गांधी का दाह संस्कार टीवी पे देखते देखते। वो उस समय का पहला केस था जो टीवी पे दाह संस्कार चल रहा है, उसको देखते देखते हार्ट अटैक हुआ था। आपकी मदर इन लॉ का? मदर इन लॉ का। क्या शुभ नाम था? विमला सक्सेना। अच्छा। और मैं उस समय पढ़ता था वहाँ पे 3rd ईयर में उदयपुर में। मुझे नहीं मालूम था ये मेरी सास होंगी। ये तो जब मैं पढ़ने के बाद नौकरी भी लग गई है, उसके बाद जब अलीगढ़ पहुँच गया हूँ तब जाके वो एक कोइंसिडेंट था। बाद में पता पड़ा कि इनकी मम्मी जो है उस हादसे में चली गई थी। तो उस समय उनकी माँ भी नहीं थी, उस समय उनके पिता भी नहीं थे, वो अनाथ लड़की थी। भाई थे बड़े, उन्होंने शादी की थी। तो मैंने ये सोच के उनसे शादी की थी, मैंने कोई कुछ नहीं देखा था, मैंने ये सोच के शादी की थी कि जिसके माँ बाप नहीं है, अगर मेरे माँ बाप अगर थोड़ा सा भी मोहब्बत दे देंगे इसको तो ये निहाल हो जाएगी और अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगी मुझे। बेटे यानी कि विष्णु सक्सेना की पसंद पे माता पिता की प्रतिक्रिया? मेरे माता पिता बहुत सीधे थे। क्या शुभ नाम दोनों का? मेरे माँ का नाम सरला देवी था और मेरे पिता का नाम श्री नारायण प्रकाश सक्सेना था। तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। हाँ, ये था कि मैंने कोई लव मैरिज नहीं की, ये क्या कम है, लेकिन वही लव मैरिज थी मेरी जो कुछ था। मतलब आप शक के दायरे में थे उस जमाने में, आप ये लग रहा था कि लव मैरिज करोगे? हाँ, उस समय प्रचलन चल गया था, लेकिन मैंने नहीं की थी। एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर लड़की ला सकता था, लेकिन ना। डॉक्टर साहब सबका चक्कर घुमा दिया है आपने, जनरेशन का गीत गा के सुना के सब घूम रहे हैं बंगू की तरह आपके गीतों के पीछे। आप कैसे बचे अपने बात गीतों तो से? पूरी सुन लीजिए। पहले ये बताओ ना, बच्चे हाँ। कैसे? बचने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा आप सीधे रास्ते पे चलते रहिए। अच्छा ठीक। हाँ, आपको जितनी भी वो है ना सारी, सब अपने आप हट जाएंगे। मैंने आज तक शराब नहीं छुई। अब आप कहोगे बच्चे कैसे? मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं, हमारे कविगण हैं, खूब अपने एंजॉय करते हैं। आज तक एक बूंद नहीं पी। मैंने ये नहीं जानता कि मीठी होती है कि कड़वी होती है। मैं बचा कैसे? जब आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो कोई आपसे जिद नहीं करेगा। एक बार अब आपसे पूछेगा कि एक पैक तो ले ले, जब उनको लगेगा कि यार ये अपनी जिद पे है, नहीं करेगा, फिर नहीं। अच्छा, ये बात सही है सर कि जब शराब के नशे में होता है तब शायर का और कवि का दर्द उभर के कागज पे आता है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने तो मदिरा के गुण पढ़े हैं ना आयुर्वेद में।
जब आपको आपको आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि का नाश करना हो, मदिरा पीना शुरू कर दीजिए। और मदिरा जिसने पीना शुरू कर दी, उसके अंदर सारे दुर्गुण आते चले जाएंगे। जॉन एलिया तो पी के ही हाँ। मंच पे सजते थे और बहुत बढ़िया लिखते थे। वो लिखना उनका नेचुरल गुण होगा। दारू पीने से कविताएं नहीं लिखी जाती। दारू पीने से कविताएं लिखी जाती तो जितने ठेके पे खड़े रहते हैं ना, वो सब कवि होते हैं। नीरज जी ने शराब पी, लेकिन शराब को हमेशा शर्मिंदा किया नीरज जी ने, गोपाल दास नीरज ने। उनको देख देख के जाने कितने कवि नीरज बनने की कोशिश की और उम्र से पहले खत्म हो गए दारू पी के। उन्होंने ये सोचा कि नीरज जी जब शराब पीते हैं, इतने बड़े कवि हैं, तो हम भी क्यों ना दारू पिए, हम भी बड़े बड़े कवि हो जाएं। और उनसे पहले चले गए वो। और नीरज जी ने जिंदगी भर लोगों को बेवकूफ बनाया कि वो दारू पीते हैं। पीते थे, अंत तक पिए, 94 ईयर्स तक पिए उन्होंने, लेकिन उनकी एक लिमिट थी। और उस शराब को इतना बेइज्जत करते थे वो पी के, मतलब एक पैग ले लिया और घंटों चल रहा है वो। अब वो पैग सोचता था यार ये पी क्यों नहीं रहा है। जब तक खाली पानी नहीं हो जाती थी वो, तब तक धीमे धीमे एक एक सिप पी के अपना काम। नीरज, गोपाल दास नीरज ने, गीतकार ने, शराब पी, कभी शराब को नहीं खुद को पीने दिया। कभी नीरज जी को आपने बहकते हुए नहीं देखा होगा, जबकि नीरज जी सबसे ज्यादा बदनाम थे शराब पीने के लिए। कभी बहकते हुए नहीं देखा होगा मंच पे, न कभी अनर्गल बातें करते देखा होगा नीरज जी। डॉक्टर साहब, घर में वंदना भाभी भी आपको सुनती रहती हैं, अब तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं जमाने से, कई दशक से। उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है आपके कभी किसी गीत को लेके, कोई ऐसा जो दिल को लग गया और साथ लेके दुनिया से जाएंगे? एक गृहिणी के नाते नहीं, एक पत्नी के नाते नहीं, एक स्त्री के नाते उन्होंने कुछ सुना आपका और उन्होंने कहा ये बहुत बेहतरीन है, कोई याद? हाँ, बहुत सारे। मैं अक्सर जो अपने नए गीत होते हैं ना, मैं उन्हीं को पहले सुनाता हूँ, पत्नी को। हाँ, वो अच्छी श्रोता है। कहीं कुछ कमी भी दिखती है, वो कवित्री नहीं है, लेकिन कहीं उनको लग तो ज़्यादा। वो साइकोलॉजी की टीचर, हाँ, शिक्षिका, पीजी है वो, साइकोलॉजी में लेक्चरर। हाँ, तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया, तो मनोविज्ञान जानती हैं व्यक्ति का, तो वो बता देती हैं कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा ये पंक्ति, इसको ठीक कर लीजिए बस। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें वजन ज़्यादा है या तुकांत खराब है, तो वो ठीक करवा। आपकी मिसेज वंदना भाभी, वो तो गीतों में आमूल चूल परिवर्तन, सुधार भी करा देती है। हाँ। आपको सुनाते हैं, आज तो तलाक हो रहे हैं लोगों को, जरा जरा सी बातें अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को राय दे दें तो टिफिन फोड़ने शुरू हो जाते हैं, सर फूट जाते हैं, थाने चौकी हो जा रहा। कैसे चल रही है वो आपके साथ? वो सहनशीलता की कमी है। अगर जहाँ टिफिन फूट रहे हैं, सर फूट रहे हैं, तो मेरी पत्नी बहुत सहनशील है, इतनी सहनशील है कि पूछिए मत। बेटा बेटी संतानों के बारे में थोड़ा और बता दो, वो क्या सोचती है? आज की जनरेशन है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जिसके बारे में दुनिया सोचती है, जिसके गीतों को लेके मैं सोचता हूं, बच्चे क्या सोचते हैं उस पिता के? बच्चे सोचते हैं कि मेरा पिता प्रेम की कविताएं लिखता है, तो प्रेम को जिया तो है मेरे पिता ने, तो क्यों ना हम प्रेम से रहें। तो मेरी प्रेम की कविताओं से मेरे बच्चों में आपस में बहुत प्रेम है, भाई भाई में बहुत प्रेम है, दोनों बहुओं में आपस में बहुत प्रेम है। और मेरी माँ को मेरे दोनों बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुओं के बहुत रेस्पेक्ट करती हैं। तो मैं उस प्रेम का, देखिए, प्रेम का रूपांतरण होता है। प्रेम एक तरह का नहीं होता है कि हम सिर्फ लड़के और लड़की के बीच में ही प्रेम को एक समा के रख दें। तो प्रेम परिवार के बीच में भी होता है। तो उस प्रेम से मेरे बच्चों में आपस में काफ़ी बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, बहुत अच्छे, सब ठीक ठाक चल रहा है। ईश्वर मतलब बहुएं बेटे खुश हैं, बहुएं अपने गीतकार ससुर विष्णु सक्सेना, वो गौरव महसूस करती हैं, गर्व महसूस करती हैं कि हम लोग जिस परिवार में हैं, वो परिवार मेरा ससुर ने कभी लिखा था बहुत पहले, पता नहीं फिर कभी ये सावन मिले ना मिले। सर सुना दो। वो कहती हैं कि हम लोग जिस घर में हैं, उस घर में हमारे पापा जो है ऐसे हैं कि जिनको लोग जानते हैं। हम कहीं भीड़ में भी होते हैं तो लोग हमारे साथ फोटो खिंचाने लग जाते हैं। सर 4 लाइनें इसी की सुना दो फिर। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल,
सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले। मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। ये बड़ा पुराना गीत याद दिला दिया आपने इसलिए क्योंकि साहब मैंने ही 14 साल की उम्र में सुना था, आज मैं 55-53 साल का बहुत चौवन का पुराना गीत बैठा है हूँ। मेरा, बहुत पुराना गीत है ना और एमबी इस गीत से पॉपुलर हुआ मैं। एमबी इंटर कॉलेज में ममता शर्मा जी आगरा वाली थी, वो भी थी। अच्छा, उन्होंने लालू के बच्चों पे वो गाया था व्यंग, ओह, और आपने जो है ये गाया था। बहुत पुरानी और बात है। सन 84, 85, 85, 86 और आज ओ बाप रे। मई 2026 साल गिन लीजिएगा। श्रोता बहुत हमारे समझदार है, गिन सकते हैं मैंने कब सुना था और आप कब सुन रहा हूं। दिल को साहब, मुझे पता नहीं था आप हमारे इतने पुराने श्रोता हो। अब आपके श्रोता की बात है तो मैं बताऊं, आपका एक श्रोता जो है वो ऐसा भी रहा जो 10th का स्टूडेंट था कभी बरेली में, जो आपके बारे में सुना है। और उस 10th के स्टूडेंट ने आपकी कवि सम्मेलन, आपकी कविता, आपका मंच से आपको सुनने के लिए अपना अंग्रेजी का पेपर छोड़ दिया बोर्ड का। जरा वही किस्सा जरा बयान कर दो ना, क्या था वो? आजकल शायद योगी आदित्यनाथ जी के कहीं कैबिनेट में या शायद है कहीं, मतलब वो सरकारी अफसर हैं और सचिवालय में कहीं है। ऐसे बहुत सारे हादसे नहीं, एक बच्चा अगर आपके गीतों को सुनने के लिए रात भर जगता है और सुबह वो अपना बोर्ड का इंग्लिश का पेपर छोड़ देता है, तो साहब ऐसा बलिदान मैंने विष्णु सक्सेना या किसी और गीतकार के गीत को सुनने के लिए नहीं देखा। छोड़ा तो नहीं होगा, नींद आ गई होगी। अरे साहब, नींद आ गई, छूट गया, छूट गया होगा। लेकिन क्या कुछ अगर बयान करना चाहें? नहीं, अब तो बात पुरानी हो गई। वो बहुत सारे वो बाद में फिर IAS अफसर बन गए थे, फिर ढूंढते ढूंढते फिर मुझे मेरे ही जिले में आ गए थे। और मैं सच बता रहा हूं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जादू है, सुनिएगा, चिपटिए मत। बस सुन लीजिएगा, सुनने का मादा है तो बर्दाश्त करिए और गीतों को सुनिए, आंख बंद करके सुनिए, अकेले कमरे में सुनिए, आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मुरीद हूं तो आप भी हो जाइए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना वो गीतकार, वो कवि हैं प्रेम के, जिनके लिए बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। मंच पता लग जाए कहां जा रहे हैं और लोग पहुंच जाते हैं। साहब, आज की तारीख में लोगों को कवि सम्मेलन और मंच नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, कंपटीशन तो अकाल है, पड़ा हुआ है, प्रतियोगिता चल रही है, बहुत कंपटीशन, मारामारी बहुत है। मैं जानता हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ, सब पता है मुझे। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब, प्रेम विरह साहब उम्र के साथ सब बूढ़ा हो जाता है। आप कहते हो सब जवान हो रहे हैं, आपके गीत जवान हो रहे हैं, पुराने गीत और ज्यादा जवान हो रहे हैं। तो आप तो गीतकारों की दुनिया में, हिंदुस्तान में, मंच की दुनिया में, कवि सम्मेलनों की दुनिया के राज कपूर हो गए, शोमैन। तो संजीव जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, संवेदनाएं बूढ़ी नहीं होती हैं। आपकी उम्र बूढ़ी हो जाएगी, आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा। जो फीलिंग्स मैंने लिख दी हैं वो थोड़ी चली जाएंगी। वो नई पीढ़ी का लड़का उसी फीलिंग्स को जिएगा। डॉक्टर विष्णु जी, ऐसा कौन सा अभी और गीत बचा है जिससे आप निचोड़ देना चाहते हो इंसान की भावनाओं को इस धरती पे, अपने दुनिया से रुखसती से पहले पहले? क्या माना, बहुत है, समंदर है, क्या सोचते मैं ऐसा लिख जाऊं कुछ? मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ अब हो जाए कि जिससे कि लोग मुझे याद रखें। तो ईश्वर ने फिर मेरे से गीता का एक अनुवाद करा दिया, पूरी भगवत गीता का। ईश्वर की प्रेरणा से मैं अब उसके पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है ये मैंने कैसे कर दिया। मुक्तकों में अनुवाद किया है मैंने। मुक्तकों में? मुक्तकों उसको में पद्य में कर दिया? जी हाँ, पद्य में पूरा, और बहुत आसान कर दी गीता। जो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते गीता को, वो पढ़ेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगी। पद्य में गीता संस्कृत में सुनी थी, अंग्रेजी में सुनी थी, और भाषाओं में सुनी है, हिंदी में है, लेकिन पद्य में? हाँ, नहीं, पद्य में और बहुत लोगों ने की, लेकिन साहब दोहों डॉक्टर में भी विष्णु की, सक्सेना, लेकिन मुक्तकों में पहला हाँ, किया। तो मुक्तकों में डॉक्टर विष्णु सक्सेना जैसा गीतकार अगर लिख रहा है संजीव जी, गीता, बहुत आसान कर दिया मैंने। तो सर 2-4 मुक्तक गीता से हो जाए। अभी मुझे याद नहीं है, मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा या आपको भेज दूंगा किताब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के यह है कि ये पहली बार सुन रहा हूं साहब हाँ, कि गीता आपने मुक्तक में लिख दी। और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ और ऐसा करूं कि जिससे कि एक माइलस्टोन काम हो जाए। तो मैं अभी प्रेमानंद जी के पास गया। हाँ, वृंदावन मथुरा वाले। मैंने उनसे सवाल किया, एकांतिक एक अलग होता है उनका।
तो उसमें मुझे चांस मिल गया तो मैंने सवाल रखा, तो मैंने कहा कि इस अधम ने ज़िंदगी भर प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए कविताएँ लिखी हैं, गीत लिखे हैं श्रृंगार के। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये कविताएँ ईश्वर की आराधना में बदल जाएँ। अब मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि प्रभु के लिए हो जाए वो। क्योंकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपका एक तो उन्होंने एक बात कही कि ये तो तुम सच कह रहे हो, कुछ नहीं मिलना इस भौतिक प्रेम को लिखने से। आपका उद्धार, आपका जो कल्याण है वो प्रभु के चरणों में ही होगा। कुछ ऐसा लिखो, आप ठीक है इतनी एक साथ नहीं लिख सकते हो, इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा, तो आप थोड़ा-सा प्रेम का नायक-नायिका का वर्णन कर दीजिए, फिर प्रभु के चरणों का वर्णन कर दीजिए, फिर बाद में नायक-नायिका पे ख़त्म कर दीजिए, कुछ ऐसा करिए। तो मैंने कहा कि ऐसा तो मैं करता ही हूँ शुरू में। फिर मैंने घर आके देखा, तो मैंने अपने वो सारे गीत उठा के देखे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे गीत बांके बिहारी के लिए लिखे गए हैं, जो नायक-नायिका के लिखे गए हैं। जो जैसे अभी मैंने आपको सुनाया, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूँ, आप सिर्फ परसेप्शन चेंज कर लीजिए, दृष्टिकोण बदल दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप प्रभु से बात कर रहे हैं, गीता में गए। प्रभु से बात कर रहे हैं। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूँ, हे प्रभु मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो। आप समर्पित हो जाइए। क्या पता फिर ये चंदन जो आपके अंदर गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, क्या पता फिर ये मिले। तो आपका सिर्फ दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपकी जो कविताएं लिखी हुई हैं वो सब ऐसा लगेगा प्रभु के लिए लिखी है। परमा क्या प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद जो आप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े पूजनीय ज्ञानी हैं, गीत लिखकार हैं। लेकिन साहब प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद जो आप बता रहे हैं कि आप गीता को मुक्तक में लेके जा रहे हैं, ये अपने आप में बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इस मृत्युलोक में ज़मीन पे इंसानों की भीड़ में कि साहब ये समंदर की दिशा बदलने की तरह है। हाँ, बदलनी भी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, बदलनी भी चाहिए। तो मुझे बहुत उस दिन से ये लगा कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी दिशा सही है। आपने बड़ी पावनता से उस रास्ते पे चले हैं, तो कहीं आप भटके नहीं हैं। ईश्वर ने आपको सही जगह पहुँचाया है। कितना साहब हो चुका है ये मुक्तक में गीता परिवर्तित कर चुका? पूरे 18 अध्याय हो चुके हैं मेरे, मैं छप गई, प्रभात प्रकाशन ने छाप दी थी वो। अच्छा। हाँ, और अब देखिए मेरा एक गीत है, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। कुछ बचेगा नहीं। और आप सिर्फ ईश्वर से जोड़ लीजिए उसको पूरे के पूरे। ज्यों का तो ऐसा फिट बैठ रहा है, जब मैं रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, इधर उधर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। ये प्रभु मुझसे कह रहे हैं, पत्थरों पर लिखोगे कुछ मिटेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ प्रभु से, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आस मन में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। देखिए फिर प्रभु से कह रहा हूँ कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। पत्थरों पे लिखोगे तो मिटेगा नहीं। चेंज हो रहा है ना पूरा का पूरा। बिल्कुल। आपने लिखा था किसके लिए, बिल्कुल। और आप काम किसके आ रहा है। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी, और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो,
कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। विष्णु जी, 2 लाइनें फिर से एक बार रिपीट कर दो। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे? सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, ना हालात, न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। क्या कहें साहब, क्या पूछें आपसे, निशब्द हूं, शब्द नहीं है। पत्रकारिता एक तरफ गई। मैं आज सोचे बैठा था, पता नहीं आप मुझसे क्या क्या पूछेंगे। हम्म, और मैं कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हूं ना, मैं कहाँ पूछ पा रहा हूं, मैं तो आपको सुनने में ही मशरूफ हूं। और ये आपके स्टूडियो में घुसने से पहले डर भी रहा था कि पता नहीं अपना अगर आपने रौद्र रूप दिखा दिया तो मैं कहीं निशब्द न हो जाऊं। लेकिन आपको लगा तो नहीं कि स्टेटमेंट पे नहीं संजीव नहीं, चौहान, कुछ भी नहीं पता पड़ आपको रहा मुझे। लग रहा है कि हाँ, आपका ही मुझे कोई मुझे अपना लग ही सा नहीं रहा मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। है ना, तो गांठ मन की यहाँ खोलता कौन है, हाँ, सुनाई दो साहब। ये याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, हाँ अगर नहीं है तो कुछ जिंदगी के उतार चढ़ाव समय को लेके कुछ बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, अगर याद आ जाए हाँ, तो। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। ये मैं वक्त के ऊपर लिखा है मैंने। वक्त का रेस्पेक्ट करना चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे आज आपने मुझे 11 बजे बुलाया तो मैं 11 बजे आ गया। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है, बहुत पूरी उम्र लग जाती है भाई। इसलिए वक्त का रेस्पेक्ट करिए, वक्त का ध्यान रखिए, वक्त पे पहुंचिए। पता है ना किसको सुन रहे हैं? 12 जनवरी 1959 को हींग की मंडी का शहर हाथरस, और उसका बहुत मशहूर जगह तहसील सिकंदराव, और सिकंदराव का गांव शहादतपुर, और वहां से सफर शुरू हुआ, कहीं खत्म नहीं होगा जब तक अंतिम सांस है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना कभी नहीं मरा करते हैं। इतना दे के जा रहे हैं दुनिया के लिए कि आने वाली पुश्तें, एआई खत्म हो सकता है, गूगल यूट्यूब खत्म हो जाएंगे, लेकिन विष्णु सक्सेना के लिखे हुए गीत अमर हैं। इनके लिए अब किसी संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं है। जब तक इंसानी दुनिया रहेगी तब तक आपके गीत रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन सर, इसके साथ विष्णु जी, क्या मंचों पे राजनीति होती है? हाँ, होती है, होती है। जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए होती है, जो लोग राजनीति नहीं करते उनके लिए नहीं होती है। हर प्रोफेशन में है ये तो। जहाँ लेकिन मंच तो साहब शब्दों का है, भावनाओं का है, गीतों का है, शायरी का है, दिल का है, दिमाग का है, निश्चल है गंगा जल की तरह। संजीव जी देखो, इतना बड़ा ये संसार है और इसमें हम अगर देखा जाए तो 100-150 कवि हैं पूरे 125 करोड़ की जनता में। 100-150 कवि हैं। इन 100-150 कवियों में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, आ जाते हैं, स्वाभाविक है, आपके पत्रकारों में भी ऐसा होता है। हमारे में तो बहुत हाँ, गंद है। पीत पत्रकारिता भी है आपके यहाँ पीत खूब। नहीं, हाँ अब तो हाँ जी बहुत, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, हाँ, आपके यहाँ इतना नहीं होगा। तो कोई भी अछूता नहीं है। कोई देखिए, जब गंदगी आती है ना, जब पतन आता है ना, तो हर क्षेत्र में आता है। आप हम उससे अछूते नहीं रहेंगे। पॉलिटिक्स में पतन आया, आध्यात्म में पतन आया, समाज में पतन आया, तो हमारे कवि और सम्मेलन कैसे बच जाएंगे, उससे मुशायरे कैसे बच जाएंगे। विष्णु जी, ये सवाल आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। आप प्रेम, बिछोह, श्रृंगार, मन, दिल को झकझोरने वाले गीत लिखते हैं। कभी और किसी विधा की तरफ, दिशा की तरफ मन गया ही नहीं, या सोचा ही नहीं, बस जिसमें रम गए तो इसी में साधु नहीं, होके आगे बढ़ गए? मैं जब उदयपुर में था तो आकाशवाणी से मेरी शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने मैंने नाटक भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, गीत भी लिखे। तो उस समय जो
उस समय स्किल थी कि हाँ ये भी कर लें वो भी कर लें। बाद में जब आप भटकते-भटकते एक दिशा में आते हैं तो फिर ऐसा लगता है अब ये रास्ता ठीक है। काम मैंने वो भी किए, कहानियाँ भी लिखी मैंने, नाटक भी लिखे। एक आयुर्वेद के डॉक्टर का बिछो और श्रृंगार के गीतों से रिश्ता कैसे बन पाया? इसकी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि उदयपुर में पढ़ता था, वहाँ का वातावरण ऐसा है कि अगर आपके अंदर हल्की-सी भी संवेदनशीलता है, आप हल्की-सी भी स्किल है कविता को लिखने की, तो उदयपुर का जो खूबसूरत वातावरण है ना, उदयपुर से खूबसूरत कोई जगह है नहीं। तो वहाँ का वातावरण आपको कवि बना देगा। तो उसकी एनवायरनमेंट ने मुझे कवि बना दिया, गीतकार बना दिया। और अब आप कहेंगे उसके पीछे कौन है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, मैंने पढ़ा बहुत है, गीतों को बहुत पढ़ा है। लेकिन आपके गीतों को सुनने के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं नजर आती है। आपके गीतों को सुनने के बाद एक प्रेयसी, प्रेमिका, महबूबा, मोहब्बत, बिछो, श्रृंगार, मन, ये सब भरे हुए हैं उसमें। अब वो इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि मुझे इस लाइन में आना था। तो जब तक आप यूथ को टच नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने यूथ को टच किया, और यूथ का जो ध्यान होता है सब सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका पर रहता है। तो मैंने कहा आप इस पे लिखना शुरू करेंगे, संवेदनाएँ आपको जो आपने पढ़ा है, नीरज जी को पढ़ा, कंवर बेचन जी को पढ़ा, बच्चन जी को पढ़ा, वहाँ से आपने वो फीलिंग्स ले ली, और यूथ के लिए आपने अपनी भाषा में लिखना शुरू किया, आसान भाषा में, क्योंकि मैं हिंदी का कोई बहुत प्रकांड विद्वान तो हूँ नहीं, मेडिकल लाइन का आदमी हूँ। तो मैंने अपनी आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में उन संवेदनाओं को कागज़ पे उतार दिया और आपके सामने आ गया। डॉक्टर विष्णु जी, 2 सवाल हैं एक साथ। संभव है कि जवाब हो भी और संभव है कि नहीं भी हो। लेकिन ये आम दर्शक के लिए, देश दुनिया के लिए मैं देना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग इतिहास आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। डॉक्टर विष्णु सक्सेना को अपने ही आज तक, यानी 28 मई 2026 तक लिखे गीतों में आपकी जिंदगी कौन सा गीत है? बहुत मुश्किल है सवाल, बेवकूफाना भी हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार के जहन से, दिमाग से निकल रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं। दूसरा, आपका कोई वो श्रोता जो आपकी आंखों में आपके गीतों की तरह ही चलता हो हर समय? पहले सवाल का जवाब तो दे देता हूँ। दूसरे सवाल का जवाब मुश्किल है मेरे लिए। पहले सवाल का जवाब ये है कि वो गीत है, वो जिस गीत में मुझे इस गीत को लिखने में भी वक़्त लगा था, और फिर जब लिख गया तो फिर उसको पॉपुलर होने में वक़्त नहीं लगा। वो यही था जो मैंने आपको सुनाया था, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा है, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। ये एक ऐसा गीत था जिसमें मेरी ज़िंदगी थी, और ज़िंदगी कैसे करवट लेती है वो इस गीत में है। और रही बात आपकी दूसरे सवाल की कि आपके गीतों के साथ-साथ आँखों में वो कोई चेहरा तैरता हुआ कोई जाता ऐसी हो। घटना हाँ। मंच पे, कभी सम्मेलन में कहीं गुजरी हो कि वो श्रोता, मतलब वो श्रोता आपके ज़हन से, आँख से, नज़र से कभी, देखिए मंच है, मंच पे लाख की भीड़ भी है और 5 की भी हाँ, भीड़ भी है। हाँ। लेकिन कभी-कभी घटनाएँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जो याद बन जाती हैं। ऐसा नहीं हुआ कभी, ऐसा कि वो चेहरा दिमाग में बस गया हो, फिर कोई बात नहीं। उस चेहरे से फिर मैं को दिल से लगाए घूमता रहा हूँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। कभी ईमानदारी से बताना, जी। डॉक्टर साहब, प्रेम गीत लिखने की बात अलग है, कि इंसान डॉक्टर विष्णु सक्सेना की बात अलग है। मैं एक इंसान डॉक्टर विष्णु सक्सेना से पूछ रहा हूँ, कभी खुद टूटे? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। ईश्वर ने मुझे बहुत मजबूत बनाया। मेरा परिवार मेरे साथ था, इसलिए टूटने की ज़रूरत पड़ी नहीं। मन से कभी टूटे? ना, ना। और यूँ फैमिली डिस्प्यूट तो हर एक के घर में होते हैं, वो टूटन अलग होती है। लेकिन जिस टूटन की आप बात कर रहे हो, इंसान टूटा, हाँ, मन टूटा, हाँ, मैं उस बात कर हाँ, रहा हूँ। ऐसी टूटन कभी नहीं हुई। कोई ऐसी चीज जो आज तक आपने किसी मंच पे दुनिया में ना शेयर की हो और ना किसी ने आपसे पूछी हो, छिपी हुई चीज जो स्टेट में हिंदी और संजीव चौहान के बीच? मैंने शुरुआत में कहा था कि तुमने डर-डर के जो लिखे ही नहीं, दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाज़ुक गुलाब लाया हूँ, तुमने डर-डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ। तो मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, सब कुछ ओपन है, कहीं कुछ छुपा नहीं है, जिसको आपको पूछना पड़े और मैं बताने से हिचकूँ। बड़ा मुश्किल है साहब। आपने तो, मैं तो सोच रहा था आपसे कुछ मिलेगा,
आपसे कुछ मिल नहीं रहा है, आप कुछ दे के जाओ ना। मिलेगा तुम्हें हींग की मंडी में जाके। डॉक्टर साहब, मंचों पे जब तक आप शागिर्दी ना करो किसी की, हाँ मुशायरों में जी उस्ताद ना तलाशो, जी तब तक रोजी रोटी के लाले पड़े रहते हैं। जी मंच नहीं मिलता, कभी सम्मेलन मुशायरे नहीं मिलते हैं। अब आप जवाब वो सोच के दीजिएगा, क्योंकि तमाम इसके विक्टिम, पीड़ित, वो मेरे संपर्क में हैं। सवाल करिए। अभी तो अभी सवाल मैंने कहा अभी तो कि आपकी बिना शागिर्द बने, बिना उस्ताद बनाए कभी सम्मेलनों में और मुशायरों में मंच मिलना मुश्किल होता है। नहीं सर, उस्ताद बनाने से मंच नहीं मिलते। उस्ताद बनाने से आपकी कविता अच्छी हो सकती है, आपकी लेखनी में सुधार हो सकता है, आपकी गज़ल में सुधार हो सकता है, आपके गीतों में सुधार हो सकता है। वो उस्ताद इसके लिए है कि आप गलत लिख रहे हैं तो आपको सही दिशा देना। न कि उस्ताद का मतलब ये है कि आपको कवि सम्मेलन देना। कवि सम्मेलन तो आपकी स्किल से ही मिलेंगे। आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, कवि सम्मेलन उससे मिलेंगे। और इन सबसे भी अलग बात यह है कि आपका व्यवहार कैसा है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो अगर ये चीज़ें थोड़ी सी भी कम होंगी ना, आपका लेखन या आपकी प्रस्तुति हल्की सी कम होगी, तो आप व्यवहार से काम कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो एक लाइन पकड़ी है, मुझे तो श्रृंगार पे लिखना है, प्रेम पे लिखना है, जी लेकिन अब मंचों का इस्तेमाल राजनीति के लिए भी हो रहा है कि मैं फलाने के लिए लिखूं, मैं किसी पार्टी विशेष, नेता विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फलाने के लिए लिखूंगा, वो साफ झलक जाता है। आप अंधा समझते हैं, लेकिन श्रोता अंधा नहीं है, जनता जानती है। ये सच है क्या? हाँ, बिल्कुल सच। और ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि तो समाज का दर्पण होता है। समाज में क्या कुरीतियां फैल रही हैं, क्या कमियां हैं, उसको अपने लेखन से उजागर करना, ना कि हम किसी पार्टी के भोंपू बन के कविताएं लिखें। लेकिन भोंपू बन के कविताएं लिखी जा रही लिखी जा रही तो वो गलत हो रहा है। आपके ऊपर फिर लोग उंगली उठाएंगे, आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे कि आप तो फला पार्टी के हैं, आपको फला पार्टी के हैं। और कवि को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कवि को निरपेक्ष भाव से कविताएं लिखनी चाहिए, निरपेक्ष भाव से अपने भाव को जीना चाहिए। विष्णु सक्सेना गीत और गीत विष्णु सक्सेना जी में एक दूसरे का पर्याय बना के, गोपाल दास नीरज को अलीगढ़ से निकल के जो भी पहचान मिली वो मुंबई जाके मिली। थोड़ा थोड़ा मंचों शुरुआत की थी, या कवि प्रदीप इंदौर से निकल के मुंबई पहुंचे। समय के साथ जब किसी भी महान कवि की मृत्यु हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं साथ साथ धीरे धीरे। गोपाल दास नीरज के गीत जिंदा हैं, लेकिन गोपाल दास नीरज को याद करने वाले उस गीत के माध्यम से हैं। तो गोपाल दास कोई कवि लेखक बड़ा है या उसका लिखा हुआ बड़ा है? लिखा हुआ बड़ा है। नीरज जी कहा करते थे, जो आपका लेखन है वो आपको जिंदा रखेगा। कागज की उम्र आदमी की उम्र से ज्यादा होती है। ये उनका वचन है, ये उनका वाक्य है। जब मेरी कोई कविता किताब नहीं आई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई किताब आई है भी आपकी? मैंने नहीं आई। बेटा ज़रूर एक किताब ज़रूर पहले पब्लिश कराओ, क्योंकि इंसान चला जाता है, आदमी चला जाता है, उसकी यादें उस किताब में होती हैं। आपके गीत आपकी किताब में है तो ताउम्र याद किए जाएंगे लोगों को। तो नीरज के का लेखन बड़ा था, कविताएं बड़ी थी। क्या सर मन की इच्छा है पॉडकास्ट में अगर बताना चाहें, क्या करना चाहते हैं अपने लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए जो भी नहीं कर पाए हैं? मैं एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। अगर बन जाए तो अच्छा है। उसमें सिर्फ कवि सम्मेलन की एथिक्स समझाई जाए, कवि सम्मेलन के शिष्टाचार समझाए जाएं, जो जिन वजह से हमारे कवि सम्मेलन के मंच थोड़े से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, और वो थोड़े एडिकेट सिखाए जाएं, कविताएं सिखाई जाएं। तो ऐसा कुछ या तो ऑनलाइन हो जाए या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने जहाँ नए बच्चे आके ये सब सीखें। क्योंकि हमारी जो कोई भी विधा है वो नए बच्चों पर बहुत निर्भर होती है। अब नई पीढ़ी नहीं आएगी तो हम तो ये कभी समय ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। अगर ख़राब लोग भी आए तो ये कभी समय ख़राब हो जाएंगे। तो हमें कभी समय ख़राब होने से बचाना है और ख़त्म होने से बचाना है। हुला लाला में आप ये उम्मीद करते हैं, बड़े दिलेर हैं। वो देखिए, वो अलग प्लेटफार्म है हुलाला वाला। ये कवि सम्मेलन प्लेटफार्म अलग है, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जनरेशन तो एक ही है। हाँ ठीक है, जनरेशन भी अलग अलग है तो, लेकिन हर एक के प्लेटफार्म अलग अलग होते हैं, हर एक का सोच अलग अलग होता है। वहाँ
हुलाला की ज़रूरत है, हमारे कवि सम्मेलन में हुलाला की डॉक्टर ज़रूरत साहब, नहीं है। आपको इतनी प्रसिद्धि मिली है, बच्चा बच्चा दुनिया का जानता है जो प्रेम में डूबा हुआ है, विछोह में डूबा हुआ, टूटा हुआ है। आप जैसे बड़ी गीतकार को कभी बॉलीवुड से गीत लिखने का ऑफर हाँ, हुआ नहीं? बिल्कुल मिला था, हुआ था। तो बताइए हाँ, ना फिर। हाँ, हुआ था। और ये तब हुआ जब मैं 92 की बात है ये। उस वक़्त रामरिक मनहर जी ने मुझे बुलाया था मेरे यहाँ से, और सूरज बड़जात्या से मिलाया, राजश्री प्रोडक्शन वालों से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलवाया, और भी जो संपर्क में थे सबसे मिलवाया। तब सूरज जी ने कहा कि ठीक है, इस समय मैंने प्यार किया फ़िल्म फ्लोर पर थी। तो ठीक है, बोले इस पे जैसे ही गीत पे हम काम करेंगे तब आपको कॉल करेंगे। तो उन्होंने फिर मनहर जी से कहा कि मनहर जी, आप जिस गीतकार को लेके आए थे अब आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, अब काम शुरू होने वाला है। तो मनहर जी ने कहा कि भाई विष्णु ऐसे-ऐसे सूरज बड़जात्या जी ने कहा है कि आ जाओ। तो लेकिन शर्त एक ही है, यही है कि आपको यहीं रहना पड़ेगा। बॉम्बे। हाँ, जब तक फ़िल्म नहीं बन जाती। अब उनकी फ़िल्म बनती थी 3-3 4-4 साल में, वो लंबा टाइम लेते थे एक फ़िल्म बनाने में। बोले 3-4 साल में बनेगी, जब जितने वक़्त तक बने, आपको यहीं रहना पड़ेगा, वो भी अपने खर्चे पे। और उनको जब ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको बुला लेंगे और आपका गीत का जो रेम्युनेशन होगा, आपको दे देंगे। तो वो उस वक़्त मैं स्ट्रगल की संघर्ष की संघर्ष की स्थिति में था मैं। तो मैंने कहा वो, और मेरी फैमिली लाइफ़ भी उस समय वो थी, डामाडोल थी। तो मैंने कहा इस समय स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के और वहाँ जाऊँ। अपने करियर के पीछे मैं फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकता। 4 साल बंबई में जाके हाँ, टिकूं अपने हाँ, खर्चे हाँ, खाने पे, सूरज हाँ, बड़जात्या हाँ, के हाँ, लिए। और बच्चे छोटे थे। मैंने कहा ये सब फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी वहाँ जाके। मैं अपने करियर के लिए 2 गीत पॉपुलर हो जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये फैमिली तो बेकार हो जाएगी ना 4 साल में, आपका ध्यान तो वहीं लगेगा। परिवार तो आपने मैंने पहले परिवार रखा। के पीछे वो छोड़ बहुत दिया खूब, था। बहुत। और उसके बाद फिर एक चांस और मिला था मनोज कुमार जी की तरफ से। मनोज अशोक चक्रधर जी एक शो किया करते थे, वाह वाह! सबसे पहले वही किया करते थे इसको। तो वहाँ मैंने गीत सुनाया था एक उनके एपिसोड में, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। उस गीत को मनोज कुमार जी अपने टीवी पे जब वो टेलीकास्ट हो रहा था, उस समय उन्होंने अपने बॉम्बे में देख लिया उसे। फिर उन्होंने अशोक चक्रधर जी को फ़ोन किया, बोले भई ये कौन लड़का था जिसने ये गीत गाया है? बहुत बढ़िया अदायगी है, बहुत बढ़िया लिखा है, ज़रा मेरी बात कराना। अशोक चक्रवर्ती जी ने मेरे को कॉल किया, बोले ऐसे-ऐसे भाई मनोज जी ने, मनोज कुमार जी के मनोज कहने कुमार, पे। हाँ, जिन्होंने क्रांति और रोटी कपड़ा मकान बनाई, उपकार भी बनाए थे। तो बोले भई तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तो इसी बात से खुश हो गए, मनोज कुमार जैसा आदमी हमको ढूँढ रहा है। तो फिर मनोज कुमार जी से फिर मैंने बात की, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया फ़ोन पे। और फ़ोन पे उन्होंने, क्योंकि वो उस सम उनकी एज भी बहुत हो गई थी, बीमार भी रहने लगे थे। उस दौर में भी वो एक फ़िल्म बनाने की सोच रहे थे, द पैट्रियट नाम की फ़िल्म। और तब उन्होंने इस गीत को ही अपनी फ़िल्म में लेना चाहा, थाल पूजा का लेकर चले आइए और रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। और इस गीत के उन्होंने टेलीफ़ोन, मुझे बॉम्बे नहीं बुलाया उन्होंने, फ़ोन पे ही 15 अंतरे लिखवा लिए उन्होंने मुझसे। मनोज इतना, कुमार साहब हाँ, ने। इतना सुलझा हुआ गीतकार था। फिर मैं एक बार तो झुँझला गया, मैंने सर आप लिखवाते जा रहे हो मुझसे, आप सिचुएशन तो बताओ मुझे, क्या है सिचुएशन? तब उन्होंने एक बात कही कि बोले सिचुएशन मेरे गीत में नहीं होती, गीत की जो गीतकार का जो भाव है, उसी हिसाब से सिचुएशन, अगर गीत अच्छा है तो मैं उसी हिसाब से सिचुएशन बना गजब, देता हूँ। गजब जवाब था मनोज हाँ, कुमार साहब का। गीत की जो आत्मा है उसे नहीं मरने आप पूरी देता। मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग। हाँ, उसकी आत्मा को नहीं मरने देता मैं। तब फिर उन्होंने 15 अंतरे लिखवाए, उसमें से 5 अंतरे छाँटे और उत्तम कुमार को संगीत देना था। तो उत्तम कुमार से मेरी बातचीत भी कराई और उस समय लता जी से गवाना था वो गीत। तो फिर उन्होंने कहा भी मुझसे, ये बात मैं आपके कैमरे पे पहली बार बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भी कि लता जी से बात कर लो एक बार, क्योंकि तुम्हारी जो ओरिजिनल धुन है, अगर वो हम वही रखेंगे तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा वो। तो मैं उस टाइम डर गया, मैं लता जी से मैं कैसे बात करूँगा? लता मंगेशकर। हाँ, मैंने कहा सर वो तो बहुत बड़ी हैं, मैं कैसे बात करूँ? तो मनोज बोले इतना मत डरा करो, लता जी को लता किसने बनाया? अकेली थोड़ी बन गई थी। अच्छे गीत ना मिलते, अच्छा संगीत ना मिलता, अच्छी सिचुएशन ना मिलते तो लता जी थोड़ी बन पाती। तो ये एक व्यक्ति को बनाने में अकेले के एक का हाथ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। आपकी बात हुई लता जी से कभी? नहीं, फिर मैंने नहीं की।
तो बोले ठीक है तुम बाद में कर लेना, हम इसको रिकॉर्ड कराते हैं। क्या कौन सी चार लाइनें जरा से उसकी सुनाई दे जो गीत मनोज कुमार साहब मांग रहे थे? नहीं, मांग लिया था उन्होंने, मांग लिया, रिकॉर्ड भी हो जी, गया, रिकॉर्ड भी होना था वो। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। तो ये गीत उनको बहुत अच्छा लगा था। इस गीत को उन्होंने ज्यों का त्यों लिया। डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब, आपने बहुत चीजें आज स्टेट में और संजीव चौहान के साथ बातचीत में बिना लाग लपेट के बताई हैं, जिनमें कुछ तो हैरत की हैं कि आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का ऑफर अपने परिवार को प्राथमिकता देते हुए ठुकरा दिया। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, एक चीज और है, हम चलते चलते दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम विराम की तरफ जा रहे हैं और विराम से पहले हम बात करना चाहेंगे भोपाल के मास साहब बाबूजी कविता, अच्छा। बेटी पे जो लिखी संजय सिंह ने, जी जी, उन संजय सिंह साहब ने, आदरणीय ने जो कविता लिखी, वाहवाही भी बहुत पॉपुलर हुए, मतलब वो मिलियंस में चली गई है। अभी तक बेटियों पे एक पिता ने इस तरीके से किसी कवि ने कविता लिखने की कोशिश नहीं की। लिखी गई होंगी, मैं किसी को ही नहीं कहता, लेकिन संजय सिंह की कविता का एक पक्ष तो उन्होंने लिखा, उसका दूसरा पक्ष आपने लिखा और मैंने सुना है। उसके साथ वो सुन के हम इजाजत चाहेंगे। तो उस गीत का जो आपने याद दिलाया है वो मैंने पिता की तरफ से लिखा। बेटी ने तो पिता से शिकायत कर दी कि आपको मेरी याद आती नहीं है। पिता के दिल से भी पूछा कभी कि उसको कितनी बेटियां प्यारी होती हैं। विदा से लेकर के और जिस दिन उसने सवाल पूछा है, जिस दिन से पैदा हुई है और विदा होने तक की यात्रा है इस गीत में। आपको एक बंद सुनाता हूँ केवल। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था, धन से गरीब था मगर मन से अमीर था। मेहनत ईमानदारी ये मेरे उसूल थे, जब तू नहीं थी घर में तो बस दो ही फूल थे। तुझ जैसी कली आते ही जो रोशनी आई, दी सबने बधाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। इसका अंतिम जो बंद है वो आपको सुना देता हूँ, क्योंकि गीत का कंक्लूजन है, इसमें बीच में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, बेटी को पराया धन किसने बनाया? इस समाज ने तो कहा बेटी पराया धन है, कोई ऊपर से तो कोई भगवान ने तो कहा नहीं था। कैसा है ये, कभी बेटे को भी पराया धन करके देखिए, ये जितनी भी वृद्धाश्रम है ना, खुलना बंद हो जाएंगे। बेटियां तो माँ बाप को नहीं भेज सकती वृद्धाश्रम, ये मेरी गारंटी है। कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं बस फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों, बेटे तो दिल के पास, बेटी घर से दूर क्यों। हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते, ऐसी परंपरा में बदल क्यों नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ मगर आंख भर आई, रुकती न रुलाई कि याद बहुत आती तेरी।
सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब। इसके साथ हम विदा लेंगे दर्शकों से और उम्मीद करेंगे कि आपको जैसे लगे हों विष्णु सक्सेना और संजीव चौहान, उस पे नहीं जाएंगे। विष्णु सक्सेना जी के लिखे गीत जैसे लगे हों कमेंट में जरूर करिएगा, लिखिएगा, बेबाकी से लिखिएगा कि आपके दिल को अगर एक अल्फाज भी डॉक्टर विष्णु सक्सेना के गीतों का छू जाए तो वही हमारी और विष्णु जी की कामयाबी है। दूसरे, डॉक्टर विष्णु सक्सेना बनना बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना बन के जमीन पे ठहरे रहना बड़ी बात है। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। Thank स्टेट you. में हिंदी से बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छी बातचीत रही और कुछ मन का कहने का आज अवसर भी मिल गया। स्टेट में रहे हिंदी और संजीव चौहान भी आपका तहे दिल से थैंक यू। सहृदय शुक्रिया अदा करेगा कि आपने एक फोन कॉल पे इतना बड़ा गीतकार अरे हमारे स्टूडियो में आया और साहब आपने एहसास कराया कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहीं हवा में नहीं है। मन लेता है, था लेता है इंसानों की, लेकिन आप जमीन पे चलते हैं। ये कैमरे पे जिन लोगों ने देखा होगा वो अपने आप लिखेंगे, हम और आप अपने अपने बारे में क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।